सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर में इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपके सामने है। और इस सब्जेक्ट में पहले यूनिट में सेमीकंडक्टर डायोड है और उसके साथ में कुछ स्पेशल डायोड हैं। इन दोनों को मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर बनता है। और सेकंड चैप्टर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, साथ ही साथ आपको मॉसफेट मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कंप्लीट करना है इस सेम यूनिट में। तो आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दोनों को ही एक साथ कवर करना है। और थर्ड यूनिट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इंट्रोडक्शन टू आईओटी सिस्टम। बाकी के 2 यूनिट की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। इससे पहले वीडियो में सिर्फ मैं 3 यूनिट की बात कर रहा हूँ। इन 3 यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो तीसरी यूनिट के बारे में भी बता देता हूँ। तीसरा यूनिट जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। एक एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं, और एम्पलीफायर के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो आईओटी सिस्टम्स का है। ओके, तो हम लोग आईओटी को भी छोड़ दे रहे हैं। हम यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर तक के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो इस तरीके से है, और ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको सारा क्लियर दिख रहा है और इसमें कुछ भी ओके। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। हायर कंसंट्रेशन का अगर एक पीएन जंक्शन है जिसमें हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन है प्रेजेंट, तो इस टाइप के पीएन जंक्शन को कहते हैं, यहाँ में से एक साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, दूसरे साइड में ये कम होगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो ये पैदा हो गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, डिफ्यूजन जनरेट कर देता है और डिफ्यूजन होने लगता है एक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इस तरीके से डिफ्यूजन करंट को हम डिफाइन, जो डिफ्यूजन से जो इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन या होल जब मूव करने लगते हैं तो चार्ज फ्लो होने लगता है। जब चार्ज फ्लो होने लगेगा तो करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो जो करंट बन के आता है वो करंट होता है आपका डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन करंट क्या है। जेनर की बात करें तो ये जेनर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और यहाँ पूछा गया कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो जेनर साइंटिस्ट ने एक तो जेनर डायोड को बनाया था, जो कि बहुत यूजफुल डायोड है और स्पेशली यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर में। तो एक तो इन्होंने जेनर डायोड बनाया था। दूसरा, इन्होंने जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है जेनर डायोड के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने एक तरीके से एक्सप्लेन किया। दूसरे तरीके से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, उनका नाम था एवलेंचे। तो जो पहला जो एक्सप्लेनेशन था वो जेनर का था। तो जेनर के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो डिप्लीशन रीजन जब बहुत छोटा होता है, दैट मीन्स जब जंक्शन हैवीली डोप्ड होता है, उसमें जब रिवर्स बायस लगाते हैं तो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बस लिखा है यहाँ पे, एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो जब वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से मूव करने लगते हैं, मीन्स वहाँ से पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा एक बहुत छोटे से लेयर में, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन या होल वो जो अपने जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो ये जो यहाँ से टनलिंग इफेक्ट इस टाइप का इस जेनर ब्रेकडाउन में जनरेट होता है, और इस टाइप का जो मूवमेंट है उस टाइप के मूवमेंट को कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। अब हम यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अगला है डायोड पैरामीटर के बारे में पूछा गया है कि डायोड पैरामीटर क्या होते हैं। तो एक जो आपके पास डायोड होता है सेमीकंडक्टर डायोड, उसका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस को बोलते हैं बल्क रेजिस्टेंस। और फॉरवर्ड बायस में भी जब एक लीनियर टाइप का जो रीजन होता है उस रीजन में जो रेजिस्टेंस होता है वो है स्टैटिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस किसी 2 पॉइंट के डिफरेंस को लिया जाता है, 2 पॉइंट का वोल्टेज और 2 पॉइंट का करंट का जब रेशियो निकालते हैं तो डायनामिक रेजिस्टेंस निकल के आता है। रिवर्स रेजिस्टेंस और बल्क रेजिस्टेंस सिमिलर चीज़ें हैं। रिवर्स रेजिस्टेंस और बल्क रेजिस्टेंस लगभग सेम होते हैं,
बल्क बेसिकली वो उसके सबस्ट्रेट से कहता है, और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो सबस्ट्रेट का ही रेजिस्टेंस होता है। तो ये बल्क रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस सिमिलर है। नी वोल्टेज एक वोल्टेज है जो कि रिवर्स बायस में और जेनर डायोड में बेसिकली होता है, और ये रिवर्स बायस में जेनर डायोड में इस टाइप का शेप आता है, तो उसे नी वोल्टेज बोलते हैं। और ब्रेक डाउन वोल्टेज भी यही वोल्टेज है। नी वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। रिवर्स करंट और लीकेज करंट क्या है? जो करंट रिवर्स बायस में फ्लो होता है, जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को बोलते हैं रिवर्स करंट। ठीक है, तो ये रिवर्स करंट है और रिवर्स बायस में फ्लो होता है। रिवर्स बायस डायोड जब होता है तब जो बी करंट फ्लो होता है वो रिवर्स करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर कट इन वोल्टेज एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, लोग कहते हैं कि सिलिकॉन को ज़्यादा क्यों यूज करते हैं, जर्मेनियम को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि कट इन वोल्टेज के रिस्पेक्ट में और रिवर्स सैचुरेशन करंट के रिस्पेक्ट में कौन सा अच्छा है। तो कट इन वोल्टेज की सबसे पहले बात करते हैं। तो जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज कम होता है जो कि 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज ज़्यादा होता है जो कि 0.7 वोल्ट होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ पूछी गई है वो क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अब यहाँ पे अगर देखें कट इन वोल्टेज के टर्म्स में, तो कौन पहले आके आगे बढ़ गया है, ये आप बताइए। ये देखिए, तो यहाँ जर्मेनियम पहले जाके ऊपर में करंट, जर्मेनियम में पहले ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, फिर सिलिकॉन में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। यहाँ पे जर्मेनियम बेटर है। लेकिन अगर हम रिवर्स सैचुरेशन की बात करें तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? फटाफट बताओ आंसर में, आप कमेंट में लिख दीजिए। आप कहते हो कि ये वैल्यू कम से कम होना चाहिए, तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा आपका डायोड होगा। जितनी कम वैल्यू होगी रिवर्स सैचुरेशन की उतना ही अच्छा डायोड होगा। तो ये कम वैल्यू किसके साथ होती है और ज़्यादा वैल्यू किसके साथ होती है? यहाँ पे देख लीजिए, ये सिलिकॉन के साथ होती है और ये जर्मेनियम के साथ होती है। बाकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी और मोस्टली प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि सिलिकॉन ख़राब दिखता है और जर्मेनियम अच्छा दिखता है। लेकिन रिवर्स सैचुरेशन करंट की प्रॉपर्टी ऐसी है, जिसको मैं बोल रहा हूँ IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये बोला जाता है कि जर्मेनियम से सिलिकॉन बेटर है, क्योंकि सिलिकॉन में रिवर्स सैचुरेशन करंट का वैल्यू कम है और जर्मेनियम में रिवर्स सैचुरेशन करंट का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। 5th नंबर का क्वेश्चन है, ए सिलिकॉन डायोड हैज़ सैचुरेशन करंट ऑफ 7.5 माइक्रो एम्पियर एट रूम टेम्परेचर, कैलकुलेट द सैचुरेशन करंट एट 460 केल्विन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आपको करंट दिया हुआ है 7.5 माइक्रो एम्पियर, जो कि आपका पहले वैल्यू पे है और पहले टेम्परेचर पे है। तो पहला टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है और दूसरा टेम्परेचर 400 केल्विन है। डिफरेंस आया 160 केल्विन का। तो एक फार्मूला होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे आपको करंट कैलकुलेट करना है तो 2 टू द पावर टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं। मतलब ये होता है कि आपका जो करंट है रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर ये 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल हो जाती है, तो ये 2 के पावर में ही आता है। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि नया जो वैल्यू होता है वो 2 टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10 होता है। ठीक है, तो नया वैल्यू 2 टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10 इंटू पुराना वैल्यू। तो पुराना वैल्यू जहाँ 7.5 माइक्रो एम्पियर था तो 7.5 माइक्रो एम्पियर लिख दिया और 2 टू द पावर डिफरेंस जो आया है 160 केल्विन डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। IO2 आया इसका। नया जो करंट होगा वो 0.49152 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट बता चुके हैं कि डिफ्यूजन करंट जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पैदा होता है, और एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कैरियर मूव करता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ड्रिफ्ट करंट अलग ही करंट है। ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो होता है वो किसी एक एडिशनल पावर एक्सटर्नल पावर सप्लाई से फ्लो होता है, और ये जो होता है ये किसी ऐसे अपने मीन्स ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मूव करता है। तो ये जो प्रोसेस है ड्रिफ्ट वाली, ये मेटल में भी होती है और सेमीकंडक्टर में भी होती है। लेकिन जो प्रोसेस है डिफ्यूजन वाली, ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में ही होती है।
तो ये आपको एक डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया है। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवलांच एंड जेनरल ब्रेकडाउन। जेनरल ब्रेकडाउन जो होता है वो हैवी डोप जंक्शन से होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, और एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो मल्टीप्लिकेशन से होता है। एवलांच से मल्टीप्लिकेशन थर्मली जनरेटेड आयन। डोपिंग लेवल हाई होता है जेनरल ब्रेकडाउन में, एवलांच ब्रेकडाउन में डोपिंग लेवल लो होता है। अब छोड़िए बात इसकी, तो ये यहाँ पर देख, मैं डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो होता है जेनरल ब्रेकडाउन में सीधा सीधा मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक टनलिंग इफेक्ट होता है, और यहाँ पर जो होता है ये जो है आपके पास अगर एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर एक जो इफेक्ट होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है। मीन्स आपका एक जो एटम है वो दूसरे एटम से टकराएगा और दूसरा एटम जो है वो अगले एटम से टकराएगा। इस तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट चलता रहता है। तो इस तरीके से एक एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। ये एवलांच ब्रेकडाउन जनरली हायर वोल्टेज पे होता है और लो कंसंट्रेशन पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें मेन जो डिफरेंसेस हैं वो ये डिफरेंसेस हैं आपका पीएन जंक्शन डायोड में और जेनर डायोड में, और एवलांच ब्रेकडाउन में और आपका जेनर ब्रेकडाउन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिस्ट पीएन डायोड स्विचिंग टाइम्स। ओके, सो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखते हैं किसी पीएन जंक्शन डायोड की तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम समझ में आते हैं। तो एक रिकवरी टाइम होता है, एक फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम होता है और स्टोरेज ट्रांजिशन टाइम होता है। तो स्विचिंग डायोड जब कैसे स्विच करता है, मीन स्विचिंग के लिए एक डायोड को ऑफ होता है और ऑन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो डायोड के अंदर कुछ चार्ज कैपेसिटेंसेस रहते हैं तो वो डिस्चार्ज भी होते हैं, तो उसमें रिकवरी टाइम आ जाता है। और रिकवरी टाइम दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम। मतलब एक बार रिकवरी हो गया फिर से वो अपना काम करने लगा, लेकिन फिर भी आप उसकी जो मेजरमेंट ले रहे हो कितना टाइम उसको लग रहा है, कितना टाइम में वो अपना ख़त्म हो रहा है और कहाँ कहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से रिकवरी टाइम निकाल सकते हो और उसी टाइम में से आप फॉरवर्ड रिकवरी टाइम या रिवर्स रिकवरी टाइम निकाल सकते हो और स्टोरेज एंड ट्रांजिशन टाइम भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पीएन जंक्शन डायोड के स्विचिंग टाइम्स को निकाल सकते हैं।